हेलो एवरीवन, आज अपन लोग पढ़ेंगे ऐसे 330। क्या पढ़ेंगे? 315 पढ़ा था मैंने रिस्क असेसमेंट का, ठीक है। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल रिस्क स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग एनडीडी एंड इट्स एनवायरनमेंट, इंक्लूडिंग अंडरलाइन कंट्रोल। नाम में नहीं आता मगर आता है, ठीक है। चलो, अब द ऑर्डर रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क, ये नाम है किसका? 330 का। 15 पर है, अब 30 पर है, 330 पर है। 330 का नाम है ऑर्डर्स रेस्पॉन्सेस टू असेस्ड रिस्क। भाई अब आया 330, चैप्टर नंबर 2 में आया था 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है। फर्स्ट में आया था 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसे, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर के अंदर 300 आया, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये नाम था उसका, ठीक है, 300 का। फिर 11 के अंदर 210 एग्री इन द टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, 220 क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। और SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म ऑडिट रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर एश्योरेंस एंड अदर रिलेटेड सर्विस, ठीक है। ये था SQC1 क्वालिटी कंट्रोल फॉर द फर्म दैट परफॉर्म, फर्म की क्वालिटी कंट्रोल जो परफॉर्म करे। इतना भी याद है, काफ़ी है। क्या परफॉर्म करे बाद में जोड़ देंगे, ठीक है। 4 काम। अब इसके बाद आते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 में। 3 में अपन पढ़े 315, नाम ले लिया उसका अपन, आइडेंटिफाई असेसिंग। उसके बाद पढ़े 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ठीक है। नहीं, मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, हाँ एन ऑडिट, चलो ठीक। मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ठीक है। उसके बाद अपन पढ़े 320 के बाद 330 अब पढ़ेंगे, ठीक है। 330 का नाम है रेस्पॉन्सेस। अब ऑडिटर रेस्पॉन्स देगा 315 को, जो 315 में उसने रिस्क को आइडेंटिफाई असेस किया, अब उसको रेस्पॉन्स देंगे हम, ठीक है। फैब डिजाइन करके, अब डिजाइन होगा फैब, और फैब से रेस्पॉन्स दिया जाएगा उन चीज़ों को, ठीक है। अब फैब डिजाइन होगा और फैब परफॉर्म होगा। अब यानी कि फैब की प्लानिंग होगी, फैब डिजाइन होगा मतलब फैब की प्लानिंग होगी, NTE डिटरमिन होगा फैब का, ठीक है। समझ गए बात? फैब का NTE डिटरमिन होगा, ये हुआ डिजाइन करना, प्लानिंग। डिजाइन मतलब प्लानिंग, बनाना, ठीक है। और फिर करेंगे इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट मतलब परफॉर्म करना। फैब की प्लानिंग यानी कि डिजाइन, फैब का परफॉर्मेंस यानी कि इम्प्लीमेंटेशन। तो फैब डिजाइन और परफॉर्म होगा। किसको रेस्पॉन्स देने के लिए डिजाइन परफॉर्म होगा? रोम को, जो रिस्क असेस किया था, आइडेंटिफाई असेस किया था ना, आइडेंटिफाई रिस्क को जवाब देने के लिए, रेस्पॉन्स देने के लिए। तो फैब में अपन जवाब कैसे देते हैं? फैब परफॉर्म करके रेस्पॉन्स कैसे देते हैं? फैब परफॉर्म करके हम ऑब्टेन करते साई। क्या ऑब्टेन करते हैं? साई, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट साई ऑब्टेन करके हम रेस्पॉन्स देते हैं। तो अब 330 के अंदर हम 315 को रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है, फैब को डिजाइन इंप्लीमेंट करके, और फैब में क्या करेंगे? साई ऑब्टेन, ठीक है। तो 315 के अंदर ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है। अब देखो मेरी बात सुनो, वो पूरा चार्ट तुम्हें पता ही है, ठीक है। शॉर्ट में बताता हूँ जल्दी से। फैब के अंदर एक रैप होता था, एक फैब होता था, ठीक है। तो फैब के अंदर CPSP होता था, CPSP का मतलब होता है कंप्लायंस प्रोसेसर, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। SP के अंदर सब्सटेंसिव प्रोसेसर, सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसेसर, ये होता था, ठीक है। TOD के अंदर, टेस्ट ऑफ डिटेल के अंदर वाउचिंग यानी टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड बैलेंसेस, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, जिसको वाउचिंग बोलते हैं और वेरिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। PNL का आइटम, टेस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन और टेस्ट ऑफ बैलेंसेस, ठीक है। दो नाम भी याद रखा करो हर चीज़ के। चलो, अब ऑडिटर रेस्पॉन्स देगा असेस रिस्क को,
ठीक है, ये इसका नाम है 330 का नाम है ऑर्डर रेस्पॉन्स टू असेस रिस्क। ये डील करता है ऑर्डर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्डर की? कि ऑर्डर डिजाइन करे और इंप्लीमेंट करे। रेस्पॉन्स है ना, रेस्पॉन्स डिजाइन और इंप्लीमेंट करना। रेस्पॉन्स का मतलब ही फैब है, क्योंकि फैब से ही रेस्पॉन्स दिया जाता है, यानी फैब को डिजाइन और इंप्लीमेंट करना। तो वो डिजाइन और इंप्लीमेंट करेगा रेस्पॉन्स को, ठीक है। किसको किसको रेस्पॉन्स देंगे? टू द रिस्क ऑफ मटेरियल आइडेंटिफाइड असेस। तो अब अपन रेस्पॉन्स देंगे रेस्पॉन्स टू आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। आइडेंटिफाई और असेस रिस्क को रेस्पॉन्स देंगे, उस रेस्पॉन्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। चलो वापिस बोलता है ऑब्जेक्टिव, एक ही बात बार बार। ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव है, देखो बेटा, ऑर्डर को देना है रेस्पॉन्स, ठीक। रेस्पॉन्स किसको देना है? आइडेंटिफाइड एंड असेस्ड रिस्क को देना है, इसको रेस्पॉन्स देना है। और कैसे देना है? ऑब्टेन साई। साई कैसे ऑब्टेन करेगा? फैब को डिजाइन इंप्लीमेंट करके, ठीक है। तो ऑडिटर आइडेंटिफाई असेस दिस जो किया है उसको रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है ये, साई ऑब्टेन करके रेस्पॉन्स देंगे, ठीक है। साई ऑब्टेन करके रेस्पॉन्स देंगे आइडेंटिफाई असेस रिस्क को। रेस्पॉन्स देंगे साई ऑब्टेन करके या साई ऑब्टेन करके रेस्पॉन्स देंगे, कैसे बोलो, एक ही बात है, ठीक है। रिस्क को रेस्पॉन्स देंगे, आइडेंटिफाई असेस रिस्क को रेस्पॉन्स देंगे साई ऑब्टेन करके, या साई ऑब्टेन करके रेस्पॉन्स देंगे आइडेंटिफाई असेस रिस्क को। और साई कैसे ऑब्टेन करेंगे? डिजाइन एंड इंप्लीमेंट करके, ठीक है। तो यहां पर रेस्पॉन्स देना है किसको? आइडेंटिफाई रिस्क को, आइडेंटिफाई असेस रिस्क को। और कैसे देना है? साई ऑब्टेन करके। तो यहाँ रेस्पॉन्स, ये काम है रेस्पॉन्स देने का। रेस्पॉन्स देना है रिस्क को साई ऑब्टेन करके, डिजाइन इंप्लीमेंट करके, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू ऑब्टेन साई ऑब्टेन करके। अगर मान लो मैं इसकी लाइन के हिसाब से चलूं तो मैं इस एरो को उल्टा कर दूंगा बस, अब मैं ऑब्टेन करूंगा साई। ऑब्जेक्टिव है ऑर्डर का साई ऑब्टेन करना, किसके बारे में? अबाउट द असेस रिस्क साई ऑब्टेन करना, ठीक है। इसके बारे में अबाउट द आइडेंटिफाई असेस रिस्क, कैसे? थ्रू डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स। कैसे भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी का। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर इज टू रेस्पॉन्स द आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क by obtaining psi through design and implementation of appropriate response, ठीक है। समझ में आई बात? तो ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन psi, ठीक है, टू गिव रेस्पॉन्स टू आइडेंटिफाई असेस दिस, ठीक है, थ्रू डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स, ठीक है, या थ्रू डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसेसर, ठीक। जरूर नहीं सेम टू सेम लाइन ही छापना है, ठीक है। अब ये लिखता है साई ऑब्टेन करेंगे, साई ऑब्टेन करेंगे, ठीक है, किसके बारे में? आइडेंटिफाई असेस इसके बारे में, ठीक है। और कैसे करेंगे? थ्रू डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स को डिजाइन और इंप्लीमेंट करके, ठीक है। ये ऐसे चल रहा है भाई अपना। साई ऑब्टेन करेंगे अबाउट आइडेंटिफाई असेस दिस, ठीक है, थ्रू डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्स, ठीक। तो ये ऐसे चल रहा है, ऑब्टेन साई ये, फिर ये डिजाइन इंप्लीमेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्स, ऐसे। ये हटा देता हूं सब। ये जैसे लिखा है ना, जैसे इसने लिखा है वो बता रहा हूं। तुम कैसे भी लिख सकते हो, लाइन को घुमा फिरा के भी लिख सकते हो, मीनिंग लाइन का सिर्फ यही होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव है, देखो मेरी बात सुनो, लाइन यही रहेगी सेम। यहां तो लिख रहा है ऑर्डर का ऑब्जेक्टिव है को साई ऑब्टेन करे इसके बारे में,
कैसे करें? थ्रू डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रेस्पॉन्स। और यही बात ऊपर अलग तरीके से बोल रहा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी डिजाइन इंप्लीमेंट करने की, या डिजाइन इंप्लीमेंट से शुरू कर रहा है। ठीक है, हाँ कोई भी याद कर लो, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्जेक्टिव एक ही होता है। साधारण भाषा में बता दूं, हमें यहाँ पर रेस्पॉन्स को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करना है, बस रेस्पॉन्स का डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन होगा। ठीक है, और यही चीज किसके लिए होगी? रेस्पॉन्स को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करेंगे, किसका रेस्पॉन्स दे रहे हैं अपन? आइडेंटिफाइड और असेस रिस्क का रेस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो रेस्पॉन्स के बारे में तो दो बात बता दी, रेस्पॉन्स देते हैं रिस्क का और वो देते हैं साई ऑब्टेन करके, डिजाइन और इम्प्लीमेंट करके। ठीक है, फैब को, तो फैब को डिजाइन इम्प्लीमेंट करोगे। ठीक है, फैब को डिजाइन और इम्प्लीमेंट करोगे तो उससे साई ऑब्टेन होगा। ऐसे तुम लोग रेस्पॉन्स दे सकते हो आइडेंटिफाइड रिस्क। इस लाइन को बस तुम्हें लिखना है, कैसे भी लिखो तुम। चलो 330 स्टेट डेट। अब 330 क्या बोलता है कि ऑर्डर, 330 क्या बोलता है? हमने कहा 330 क्या बोलता है, ऊपर पढ़ लिया। 330 बोलता है कि डिजाइन और इम्प्लीमेंट करो रेस्पॉन्स को, एप्रोप्रिएट रेस्पॉन्स को डिजाइन इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, जिसमें हम साई ऑब्टेन करेंगे अबाउट आइडेंटिफाई असेस रिस्क के बारे में। ठीक, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। नीचे भी यही कहता है दोबारा 330 क्या? डिजाइन इंप्लीमेंट करो। ये कहता है अब तुम देखो, तुमने जो रोम है रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, वो दो लेवल पे फाइंड किए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए भी करो डिजाइन और असेशन लेवल के लिए भी करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए तो ओवरऑल रेस्पॉन्स डिजाइन करो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्क को एड्रेस करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के रिस्क को एड्रेस करने के लिए ओवरऑल रेस्पॉन्स करो। और असर्शन लेवल पे क्या करो? डिजाइन और परफॉर्म करो फैब। वही ये बेटा बात, डिजाइन और इंप्लीमेंट करो। यहाँ ओवरऑल रेस्पॉन्स बोलता है या फैब बोलता है, जिसका एनटी दो चीज, जिसका एनटी क्या होगा? जिसका एनटी बेस होगा हमारे रिस्क पर। ठीक है, और वही एंटिटी रेस्पॉन्स करेगा किसको? रिस्क को। वापिस बोलता हूँ, फैब का एनटी सेट करना है। ठीक है, तो फैब का एनटी किस पे बेस्ड होगा? फैब का एनटी बेस्ड होगा असेस रिस्क, है ना। जिससे ज़्यादा अगर अपन ने रिस्क असेस किया तो एक्सटेंड भी ज़्यादा होगा, NTE नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड, है ना। तो हमारा जो NT अपन सेट करेंगे डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करेंगे, वो किसके ऊपर बेस होगा? असेस रिस्क पे बेस होगा। ठीक है, अब कैसे बनाएंगे? ऐसा बनाएंगे कि असेस रिस्क को क्या दे सके? वो रेस्पॉन्स दे सके। किस पे बनेगा और कैसा बनेगा? दो चीज़ याद रखना है यहाँ पर, किसके ऊपर बनेगा और कैसा बनेगा। बनेगा असेस इसके ऊपर, और कैसा बनेगा? उसका रेस्पॉन्सिव बनेगा, उसको रेस्पॉन्स देने वाला बनेगा। ठीक है, असेस रिस्क को ध्यान में रख के बनाते हैं, और कैसा बनाते हैं कि असेस रिस्क को क्या दे सके? रेस्पॉन्स दे सके। ठीक है, असेस रिस्क को ध्यान में रखकर बनाते हैं और असेस रिस्क को रेस्पॉन्स दे सके ऐसा बनाते हैं। असेस रिस्क को ध्यान में रख के बनाते हैं और उसको रेस्पॉन्स दे सके ऐसा बनाते हैं। फिर बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ रटना नहीं है, समझना भी। लाइन समझ में आ रही है एक एक चीज़? हाँ, वो क्या है कि अपन इसके बारे में इतनी बार पढ़ चुके हैं, तो अब ये लाइन अपन को इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए अपन डिज़ाइन इंप्लीमेंट करेंगे। क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ओवरऑल रेस्पॉन्स, और असर्शन लेवल के लिए अपन फैब का एनटी डिटरमिन करेंगे, जो किसके ऊपर बेस होगा? असेस रिस्क पे, और उसका रेस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, तो हम डिज़ाइन और परफॉर्म करेंगे फैब, जिसका एनटी किसके बेस्ड है? बेस्ड ऑन असेस रिस्क एंड आर रेस्पॉन्सिव टू असेस रिस्क। ठीक है, तो हमारा एनटी असेस रिस्क के ऊपर बेस्ड होगा और उसका रेस्पॉन्सिव होगा। ठीक है, तो असेस रिस्क पे बेस्ड भी होता है और उसका रेस्पॉन्सिव भी होता है, दो चीज़ होता है। ठीक है, असर्शन लेवल। चलो हो गया याद? एक तरफ ओवरऑल रेस्पॉन्स और एक तरफ फैब, जिसका एनडी बेस भी होगा, रेस्पॉन्सिव भी होगा। ठीक है, डिजाइन एंड इंप्लीमेंट क्या? एक तरफ ओवरऑल रेस्पॉन्स और एक तरफ वो फैब, जिसका एनटी बेस्ड होगा और रेस्पॉन्सिव होगा। किस पे? असेस रिस्क पे। ठीक है,
डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट करेंगे दो चीज़, एक ओवरऑल रेस्पॉन्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए, और एक फेब ये असर्शन लेवल के लिए, ठीक है। ये एफएल और ये एल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल के लिए ओवरऑल रेस्पॉन्स, ये असर्शन लेवल के लिए फेब। अब फेब के अंदर जो एंटी होगा ना फेब का, उसका एंटी, फेब का एंटी, हुस एंटी, वो एंटी बेस्ड होगा और रेस्पॉन्सिव होगा, दो चीज़ होगा, असेस इस पे बेस्ड भी होगा और असेस इसका रेस्पॉन्सिव भी होगा, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा माइंड मैप। हटा दूं? डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट ओवरऑल रेस्पॉन्स और फेब। डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट OR, OR मतलब ओवरऑल रेस्पॉन्स, फेब एंटी जिस पे बेस्ड होगा और रेस्पॉन्सिव होगा किस पे, असेस्ड रिस्क पे, ये असेस्ड रिस्क है AR रहमान मत लिख देना बेटा, असेस्ड रिस्क पे बेस्ड होगा और उसका रेस्पॉन्सिव होगा, रेस्पॉन्सिव OR ओवरऑल रेस्पॉन्स, ठीक है। हटाओ भाई। इन डिजाइनिंग द फेब द ऑर्डर शेल, फेब डिजाइन करने के टाइम पे क्या बोला है, फेब डिजाइन करने के टाइम, है ना, फेब वर्ड यूज किया है, तो सर फेब ही तो यूज करेगा और क्या करेगा। पढ़ता हूँ भी लाइन पढ़ता हूँ, सुनना। कंसिडर द रिजर्व फॉर द असेसमेंट गिवन टू द रिस्क एट असर्शन लेवल। फेब वर्ड यूज, नाम क्या यूज किया, फेब, और वर्ड क्या यूज किया, क्योंकि अपन, अरे खा गया क्यों भाई, क्योंकि अपन ने क्या पढ़ा, डिजाइन एंड परफॉर्म, वहां तो ओवरऑल रेस्पॉन्स होता है ना। अरे सर क्या फर्क है ओवरऑल रेस्पॉन्स और फेब डिजाइन करने में, फेब ही तो फेब ही है मगर ओवरऑल रेस्पॉन्स होता है यहाँ पर डिजाइन। यहाँ अपन एंटी डिजाइन नहीं करते, यानी कि एंटी का मतलब इस ट्रांजेक्शन को इतना चेक करेंगे, इसको इतना करेंगे, इसको कम करेंगे, इस पे ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इस पे ये प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इस ट्रांजेक्शन पे, इस ट्रांजेक्शन के इस असर्शन को ऐसे चेक करेंगे, इसके असर्शन को ऐसे चेक करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है यहाँ पर। अरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर मिस्टेक है, परवेसिवली अफेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पोटेंशियली अफेक्ट कर रहा है मेन असर्शन को, तो फिर डिटेल में चेक, मतलब फिर तो ओवरऑल ही चेक होगा पूरा, ठीक है। जब पता ही पड़ गया कि पूरा ही गलत है तो उसका ओवरऑल रेस्पॉन्स बनता है, ओवरऑल रेस्पॉन्स। कोई एक चीज गलत हो रही है कि ये कम गलत है, ये ज्यादा गलत है, या कम रिस्क है या ज्यादा गलत की तो खैर बात ही नहीं आती, रिस्क की बात आती। गलत तो मैं गलती से मेरे मुंह से निकल रहा है, ठीक है भाई। असर्शन लेवल पे क्या होता है, असर्शन लेवल पे कि ये आइटम के अंदर रिस्क है, इसकी भी ये वाली असर्शन में रिस्क है, इसमें कम रिस्क है, इसमें ज़्यादा रिस्क है। ये कहाँ पर आता है, कम ज़्यादा असर्शन लेवल पे। तो जहाँ पर कम हो तो वहाँ पर एंटी कम रहेगा, जहाँ पर ज़्यादा हो तो वहाँ एंटी ज़्यादा रहेगा। ये बात समझ में आती है। इसीलिए फेब का एंटी की बात हमेशा असर्शन लेवल की ही करेगा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तो क्या बनता है, ओवरऑल रेस्पॉन्स बनता है। पूरा ही गलत तो पूरे के लिए रेस्पॉन्स बनेगा, पर्टिकुलर आइटम गलत, पर्टिकुलर आइटम में रिस्क, ठीक है, पूरे में ही रिस्क, तो उसके लिए क्या बनेगा, ओवरऑल रेस्पॉन्स। और पर्टिकुलर आइटम में रिस्क, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो उसके लिए एंटी कम, किसी के लिए एंटी। आई बात समझ में। इसीलिए मैं तुम्हें बोला फेब वर्ड यूज़ कर रहा है वो, इसका मतलब आगे चल के असर्शन वर्ड यूज़ करेगा भी, ठीक है। तो अगर तुम्हें फेब डिज़ाइन करना है तो ऑर्डर शेल कंसीडर, ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, वो जो उसने रिस्क असेस किया है उसके रीज़न को कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कि अभी अपन ने लाइन पढ़ी ना बेटा, इस लाइन को घुमा कर बोल रहा है। हमने क्या पढ़ा, एंटी किस पे बेस्ड होता है, तो वही कह रहा है कि फेब डिज़ाइन करने में इसको कंसीडर करो। ऑब्वियसली करेंगे क्योंकि इस पे तो बेस्ड है। अभी यही तो बोला तुम्हें क्या बोला मैं, कि जो तुमने रिस्क असेस किया है ना, उसको ध्यान में रख के बनाना है, क्या उसको ध्यान में रख के क्या डिटरमिन करना है, एंटी ऑफ फेब, एंटी ऑफ फेब। और तुम्हें पहले ही तुम पढ़ चुके चैप्टर नंबर 2 में, प्लानिंग के चैप्टर में, कि जो अपना एंटी ऑफ फेब होता है वो रिस्क असेसमेंट रैप के बेसिस पे बनता है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम ऑफ रैप, रैप के आउटकम के बेसिस पे फेब बनता है। तो पहले रैप की प्लानिंग होती है, फिर रैप परफॉर्म होता है, फिर रैप का जो आउटपुट होता है उसके बेसिस पे फेब की प्लानिंग होती है, फिर फेब परफॉर्म होता है, लास्ट में फिर रिपोर्टिंग स्टेज आती है। और रैप प्लानिंग परफॉर्म जो हुआ ये प्लानिंग स्टेज का ही पार्ट है, ठीक है। अब फेब की प्लानिंग होगी, फेब परफॉर्म होगा, ये एग्जीक्यूशन स्टेज में आ गए अपन, समझ में आया। फेब को परफॉर्म करना आ गए अपन एग्जीक्यूशन स्टेज में, समझिए बात क्या बोला, ये पूरा फॉर्मेट पता है, ठीक है।
अब ये जो लाइन यहाँ पर यूज़ कर रहा है ना, ये कह रहा है ना फैब बनाना है तुम्हें, फैब ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर को असेसमेंट का रीजन कंसीडर करना पड़ेगा। ऑब्वियस बात है, ऊपर पढ़ लिया मैंने, बेस्ड ऑन असेस रिस्क होता है, ठीक है। तो असेसमेंट का रीजन कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। किसका असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ रिस्क, ये लिखता है असेसमेंट गिवन टू द रिस्क, असेसमेंट ऑफ रिस्क भी लिख सकते हो, ठीक है। और वो भी कौन सा रिस्क, असर्शन लेवल का, जिसमें कौन कौन से रिस्क आते हैं, इंक्लूडिंग और कंट्रोल रिस्क, खत्म, ठीक है। अब ये इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन लिख दी है। इनहेरेंट रिस्क क्या होता है कि किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है कि जिसमें ये रिस्क हो सकता है। जैसे एक नया तरीका है यूपीआई से पेमेंट करना, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा है कि उसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तो उसमें अपन कंट्रोल लगाएंगे, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क किसी भी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स से होता है, इनबिल्ड होता है, इनबिल्ड। इनहेरेंट रिस्क का मतलब होता है इनबिल्ड रिस्क, ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया, तो डेफिनेशन लिखी हुई है, देखो पढ़ के सुनाता हूँ। लाइक्लीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, बेटा लाइक्लीहुड का मतलब चांस होता है, चांस का मतलब रिस्क होता है, तो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मजे ले रहा है, रोम नहीं लिखूंगा मैं, बच्चा समझ जाएगा। तो अब कैसा आदमी है यार, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये नई डेफिनेशन आई है इनहेरेंट रिस्क की, ठीक है। पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेलेवेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस ऑफ डिस्क्लोजर, एबीसीडी का कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसा हो, ठीक है, जिसमें रिस्क के चांस मतलब रिस्क हो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ही रिस्क हो, नेचर ही उसका ऐसा है कि रिस्क तो होगा ही होगा उसके अंदर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का रिस्क जो होता है वो इनहेरेंट रिस्क कहलाता है। यानी साधारण भाषा में ये हमें कह रहा है कि तुम लोग जब फैब को डिज़ाइन करो तो फैब डिज़ाइन में असेसमेंट, रिस्क असेसमेंट को क्या करो, फैब डिज़ाइन में रिस्क असेसमेंट को कंसीडर करो, रिस्क असेसमेंट के रीजन को कंसीडर करो, ठीक है। जिसमें क्या आता है, इनहेरेंट रिस्क और ये इनहेरेंट रिस्क की डेफिनेशन, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स से ऐसा है जिसमें रिस्क है, ठीक है। दूसरा, जब तुमने रिस्क असेसमेंट किया तो क्या तुमने कंट्रोल को कंसीडर किया, टेकिंग इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल, टेक्स इनटू अकाउंट द रेलेवेंट कंट्रोल दैट इज कंट्रोल रिस्क। रिस्क का असेसमेंट कंट्रोल को ध्यान में रख के किया जाए तो कंट्रोल रिस्क के बारे में कर रहे हैं, समझ गए। एक जगह पे कैश रख रखा है, ठीक है, और वहाँ पर कोई लोग वो कुछ भी नहीं है, तो मैं असेस कर रहा हूँ कि यार यहाँ से कोई भी रुपया चुरा कर ले जा सकता है, ठीक। अब मान लो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, अब मैं सीसीटीवी कैमरा को कंसीडर करके रिस्क को पता लगाऊं कि कैमरा लगने के बाद भी चोरी हो सकती है क्या, तो फिर वो कंट्रोल रिस्क की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो कंट्रोल को हटाकर अपन रिस्क देखते तो इनहेरेंट, तो हर चीज़ में इनहेरेंट रिस्क होते कि आज यूपीआई से पेमेंट करना है, तो आज यूपीआई से पेमेंट करने जाएंगे तो कोई भी मोबाइल लेके कोई भी पेमेंट कर सकता है, तो ये इनहेरेंट रिस्क की बात कर रहा है। लेकिन उसमें कंट्रोल लगा हुआ है ना, एक तो पासवर्ड और एक पिन। तो अगर मैं दिमाग में ये सोचूं कि पासवर्ड और पिन लगने के बाद भी कोई फ्रॉड कर सकता है क्या, तो ये लगने के बाद भी कर सकता है क्या, कंट्रोल लगने के बाद भी कर सकता है, तो मैं कौन से रिस्क की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल रिस्क की बात कर रहा हूँ। अभी समझ में आती है ना बात, पहले पढ़ चुके, डिटेल एक्सप्लेनेशन हो चुकी इसकी। चलो अब देखो बेटा, कंट्रोल रिस्क में अपन को एक अच्छे काम की बात बोलता है, ये पॉइंट अच्छा है और बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा, अच्छी लाइन है, बार बार आएगी लाइन, ये वाली लाइन टिक लगा लेना, ये लाइन। अगर ऑडिटर कंट्रोल पे भरोसा करना चाहेगा ना, अगर ऑडिटर चाहेगा कि मैं कंट्रोल पे भरोसा करूं, तो उसको कंट्रोल का डिज़ाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑडिटर इंटेंड टू रिलाई ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल इन डिटर्मिनिंग द एनटीई ऑफ सब्सटेंसिव प्रोसीजर। द ऑडिटर्स इंटेंड टू रिलाई ऑन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल, ऑडिटर चाहता है कि कंट्रोल की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस पे रिलाई करें इन डिटर्मिनिंग द एनटीई ऑफ सेम सब्सटेंसिव प्रोसेसर, ठीक है। सब्सटेंसिव प्रोसेसर का एनटी डिटर्मिन करने के टाइम पे देखते हैं कि वो कंट्रोल पे रिलाई करेगा या नहीं करेगा, ज़्यादा करेगा या कम करेगा। अगर वो कम रिलाई करेगा तो सब्सटेंसिव प्रोसेसर ज़्यादा, और ज़्यादा रिलाई करेगा सब्सटेंसिव प्रोसेसर कम, ठीक है। लास्ट, ऑब्टेन मोर। अगर तुमने रिस्क असेसमेंट, ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट अगर हायर है, कहीं पे तुमने रिस्क असेस ज़्यादा किया,
तो मुझे बताओ वह प्रोसीजर ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे कम? ज़्यादा। वहाँ पर साइज ज़्यादा ऑब्टेन करना पड़ेगा या कम? ज़्यादा। वापस बोलता हूँ, किसी एग्जाम में पास होने का, किसी एग्जाम में रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क का मतलब होता है फेल होने के चांसेस, खराब चीज़ के चांसेस को रिस्क बोलते हैं। तो किसी एग्जाम में रिस्क बहुत ज़्यादा है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कम? तो वही तो कह रहा हूँ, अगर रिस्क ज़्यादा है हाँ तो सब्सटेंशियल प्रोसेस ज़्यादा परफॉर्म करने पड़ेंगे कब? ऑडिट एविडेंस ज़्यादा ऑब्टेन करने पड़ेंगे कब? हाँ, उसे मोर परसुएसिव बोलते हैं। ठीक है, परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। ये परसुएसिव वर्ड याद रखना, यही वर्ड यूज करेंगे लोग। परसुएसिव का मतलब होता है कन्विंसिंग स्ट्रॉन्ग। ऐसे एविडेंस जो कन्विंस कर ले किसी को, कि वो एविडेंस देख के मान जाए कि हाँ यार, कोई भी मान जाए एविडेंस को देखकर, परसुएसिव करते हैं। ठीक है, कंक्लूसिव एविडेंस नहीं करते। ऑडिटर कौन सा एविडेंस ऑब्टेन करता है? कंक्लूसिव मिल रहा है तो अच्छी बात है। कंक्लूसिव और परसुएसिव में क्या फर्क है? ज्यादा भारी कौन सा है? कंक्लूसिव ज्यादा भारी है। सीसीटीवी कैमरा लगा है, उसमें रिकॉर्ड हो गया, चोर चोरी कर रहा है, देख भी रहा है कैमरे की तरफ, ऐसे देखा भी, बिल्कुल साफ है, क्लैरिटी भी है कैमरे के अंदर, साथ में आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है उसकी। ठीक है, वो कह रहा है कि हाँ चोरी कर रहा हूँ, कर लो जो करना है। ये मोबाइल उठाया, सब ले गया। अब उस चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, चोर ने कहा मैंने चोरी नहीं की, पुलिस ने कहा फिर ये वीडियो में क्या है? क्या बोलेगा? अब तो कुछ नहीं बोल सकता ना। ठीक है, तो ऐसी कोई चीज़ बता देना, ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई प्रूफ होना कि जिसके बाद कोई दूसरे प्रूफ की जरूरत ही ना पड़े, तो उन प्रूफ को, वो प्रूफ या वो प्रूफ जितने भी अपन ने इकट्ठे किए उनको अपन बोलते हैं कंक्लूसिव। यहां पर अपन कौन सा एविडेंस ऑब्टेन करते हैं? स्ट्रॉन्ग होता है, कन्विंसिंग होता है, किसी को कन्विंस कर ले। और परसुएसिव एविडेंस का ऑब्टेन करेंगे जब रिस्क को अपन ने हायर असेस किया है। ठीक है, अब बेटा मैं तुम्हें इस लाइन का एक और मतलब बता रहा हूँ, ध्यान सुनो। इस लाइन का मतलब पता है क्या है? अगर मान लो तुम कहीं पे मान रहे हो रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है मतलब तुम क्या मान रहे हो? बेटा गरिमा एक काम कर, गरिमा इधर राजेश के पास, विजय के पास। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। गरिमा को बुला रहा हूं बेटा यहां पर। चलो अभी ध्यान से सुनो। ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। अपन को ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करना है? ज्यादा परसुएसिव। ठीक है, क्योंकि अपन ने रिस्क को ज्यादा असेस किया है, हाई असेस किया है। इसका मतलब ये होता है कि रिस्क को हाई असेस करना मतलब उनको लगता है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांस ज्यादा है। ठीक है, तो जितना ज्यादा सबूत इकट्ठा करेंगे ना उतना ज्यादा डिटेक्शन रिस्क कम होता चला जाएगा। ठीक है, ऑडिटर सेटिस्फाई हो जाएगा कि यार रिस्क मतलब यहाँ पर मिसस्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अब ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने का मतलब पता है क्या है? देखो रिस्क अपन ने हाई असेस किया है। कौन से रिस्क को अपन हाई असेस करते हैं? इनहेरेंट और कंट्रोल को। ठीक है, तो जब अपन इनहेरेंट कंट्रोल को ज्यादा असेस करते हैं, मतलब हमको लगता है कि बहुत ज्यादा चांस है मिसस्टेटमेंट के मिलने के चांस ज्यादा है, तो अपन अपने इस दर को, ठीक है, इस चांस को कम करने के लिए अपन इतनी चेकिंग करते हैं कि अपन ढूंढ के ही रहते हैं कि भाई अपन पूरा चेक करेंगे, अच्छे से डिटेल में चेक करेंगे। ठीक है, देखो पीछे नहीं बढ़ना होता किसी, तो डिटेल में चेक कर पूरा प्रोसेस यूज करके बिल्कुल तरीके से अपन देखते हैं कि यार कोई मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। जब पूरा चेक करने के बाद मिसस्टेटमेंट नहीं मिली तो ये तुम्हारा जो चेक करना होता है ना परसुएसिव एविडेंस, ये तुम्हारे डिटेक्शन रिस्क को कम करता है। ठीक है, तो जब रिस्क ज्यादा होता है ना, कौन सा? कंट्रोल और इनहेरेंट। एंटिटी का रिस्क है बेटा ये, अपन इसको इन्फ्लुएंस नहीं करते। और ये बिफोर ऑडिट होता है। रोम क्या होता है? बिफोर ऑडिट होता है। इसे रोम के डेफिनेशन में ये आता है बिफोर ऑडिट। तो ये पहले के रिस्क है, मतलब चांसेस है कि फ्रॉड वगैरह हो, एरर वगैरह हो, इसके चांस है। अब हम चेकिंग कर करके क्या कर रहे हैं? कंफर्म कर रहे हैं, अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं खुद को कि नहीं रिस्क नहीं है। तो ये करके तुम कौन सा रिस्क कम कर रहे हो? डिटेक्शन रिस्क कम कर। समझ में आई बात? पक्का? कोई डाउट नहीं? हाँ बेटा, कंक्लूसिव एविडेंस लेना हमारा काम नहीं है। कंक्लूसिव एविडेंस कहाँ से लाओगे? कंक्लूसिव एविडेंस के जो पागल हो जाएगा सीए। हाँ, 1 साल भी कम पढ़ेंगे उसको और दिमाग का दही हो जाएगा। अपन सिर्फ परसुएसिव एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं और तुम्हारा काम इजी कर रहा है यार। तुम्हें कंक्लूसिव लेने का बोल देते, तुम्हें रीजनेबल की जगह कंप्लीट एश्योरेंस बोल देते, चक्कर पड़ जाता। एश्योरेंस भी कौन सा देना है? कंप्लीट नहीं देना, गारंटी नहीं देना। गारंटी में चक्कर पड़ जाता। जहाँ कभी आज समझो तुम लोग हमेशा डॉक्टर को ले आया करो, डॉक्टर मरीज का ऑपरेशन कर रहा है
और ऑपरेशन के पहले गारंटी दे दे कि गारंटी दे रहा हूँ ठीक ही होगा, और ऑपरेशन करने में चल बसे, उसकी गलती नहीं है, उसने सही से ऑपरेशन किया, जैसे ऑपरेट करना चाहिए था, जैसे दूसरा डॉक्टर ऑपरेट करता वैसे उसने भी किया, लेकिन चल बसा। अब गारंटी देने में क्या होगा, गया काम से, ये तो पूरा पैसा ले लेंगे उससे ऑपरेशन का, पूरी मेहनत गई पानी में, ऊपर से नाम खराब होगा, जेल वेल भी जा सकता है, बोलेंगे गारंटी दी है पूरी नहीं करी, इसने तो गारंटी दी थी। तो डॉक्टर कभी गारंटी देता है क्या, नहीं। तो अपन भी गारंटी भी नहीं देते, और अपन कंक्लूसिव एविडेंस ऑब्टेन, हाँ मिल जाए तो अच्छी बात है, ऐसे नहीं हाँ कंक्लूसिव नहीं लूंगा, परसुएसिव चाहिए मेरे को, मिल जाए तो अच्छी बात, ठीक है, मिल जाए तो रख लो, नहीं तो अपन कौन सा ऑब्टेन करते हैं, परसुएसिव एविडेंस। ये बात समझ में आती है। चलो अब अपन ने 3 पॉइंट पढ़े। 3 पॉइंट क्या थे कि अपन जब फैब डिज़ाइन करते हैं तो फैब डिज़ाइन करने में अपन कंसीडर करते हैं रिस्क असेसमेंट, जिसमें अपन 2 रिस्क को कंसीडर करते हैं, और फैब डिज़ाइन करने में रिस्क असेसमेंट को कंसीडर करते हैं असर्शन लेवल वाले, ठीक है। यानी कि देखो इनहेरेंट रिस्क कंट्रोल रिस्क होता है असर्शन लेवल का है। एक तो इनहेरेंट रिस्क को कंसीडर करते हैं जो क्या है, रिस्क ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ABCD, ABCD के कैरेक्टरिस्टिक्स का रिस्क इनहेरेंट रिस्क कहलाता है। और दूसरा कंट्रोल रिस्क को, कंट्रोल रिस्क मतलब क्या, रिस्क असेसमेंट करने में हमने रेलेवेंट कंट्रोल को कंसीडर किया गया, तो फिर वो कंट्रोल रिस्क कहलाता है। क्या रिस्क असेसमेंट में वेदर रिस्क असेसमेंट टेक इनटू अकाउंट रेलेवेंट कंट्रोल, क्या रिस्क असेसमेंट में कंट्रोल को कंसीडर किया गया, अगर कंट्रोल को कंसीडर किया तो फिर वो कंट्रोल रिस्क कहलाता है, ठीक है। और मोर परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन करेंगे अगर रिस्क असेसमेंट ज्यादा होगा। ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल टू ऑब्टेन एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एज टू ऑपरेटिंग। अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करेगा वो बता रहा है, इस स्लाइड में बता रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करेगा। चलो बेटा मेरी बात सुनो, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करने के लिए रुको 1 मिनट, नहीं यहाँ बता रहा है टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करेगा, कब, व्हेन। टेस्ट ऑफ कंट्रोल 2 चीज़ में करेंगे। पहली चीज़ जब ऑडिटर का ऑडिटर असेसमेंट ऑफ द रिस्क एट द असर्शन लेवल इंक्लूड एन एक्सपेक्टेशन द कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। क्या मतलब, अपन लोग रिस्क असेसमेंट प्रोसेस परफॉर्म करके आया भी, उसमें अपन ने अंडरस्टैंडिंग ली किसकी, एनडीटी रिस्क प्लस इंटरनल कंट्रोल, इसकी अंडरस्टैंडिंग ली है ना, रिस्क को अपन ने असेस किया। तो जब अपन ने इसकी अंडरस्टैंडिंग ली तो तुम्हें पता है अपन ने इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली, और इंटरनल कंट्रोल को अपन ने क्या किया, इवेल्युएट किया। एक बात याद रखना, रिस्क असेसमेंट में तुम लोग 2 काम करके आ चुके होते हो, क्या, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल एंड इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये 2 काम करके आ गए। ये 2 टॉपिक पढ़ भी लिया अपन ने, इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग और इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन मतलब ऊपर से समझ लेना, ठीक है। अब जब तुमने ऊपर से देखा, तुम्हें अच्छा लगा तुम्हें, और तुम चाहते हो तुम इस पर भरोसा करो, तो तुम क्या करोगे, उसको चेक करोगे, टेस्ट करोगे। और ऊपर से देखने में, डिजाइन देखने में कोई कंट्रोल तुम्हें लगा ही नहीं ढंग का, तुम्हें लगा है इसकी डिजाइन ही बेकार है तो कंट्रोल ही बेकार, ये क्यों लगा दिया कंट्रोल, और लगा भी दिया है तो कोई ध्यान तो दे नहीं रहा इस पर। तो जब तुम उस पर भरोसा करना चाह ही नहीं रहे तो तुम उस कंट्रोल का टेस्ट ऑफ कंट्रोल उस पर करोगे क्या, नहीं। समझ में क्या कह रहा हूँ, जिस कंट्रोल पे तुम भरोसा नहीं करना चाह रहे, क्या तुम उस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल अप्लाई करोगे क्या, नहीं। मेरी बात समझते मैंने क्या कहा, तुमने कार देखी, ठीक, तुमने उसके बारे में पूछ लिया कि भाई इसके बारे में बता दो थोड़ा बहुत, क्या है, कैसे चलती है, क्या चाहिए। अब मान लो 5 कार में से तुम्हें 3 कार तो समझ में ही नहीं आई, 2 आई उसको लेना है तुम्हें, 2 में से कोई 1 कार लेना है, तो दोनों को तुम लोग बराबर चेक करोगे, टेस्ट ड्राइव लोगे, सब कुछ देखोगे क्या है क्या नहीं है, कंपेयर करके देखोगे, है ना। जो कार तुम्हें लेना ही नहीं है उससे मतलब क्या आया, ठीक है। तो जब मैंने रैप के अंदर, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के अंदर 2 काम कर लिए थे इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, 2 काम, कौन कौन से 2 काम, एक अंडरस्टैंडिंग और एक इवेल्यूएशन। अंडरस्टैंड इवेल्यूएट वही कर लेते, तो वही बोल दिया ये कंट्रोल बेकार है, इस पर भरोसा नहीं करना, तो उस पर टेस्ट ऑफ कंट्रोल, और जिस पे तुम भरोसा करना चाहते हो उस पर, हाँ, तो यही बोल रहा है, ऑडिटर असेसमेंट ऑफ रिस्क एट असर्शन लेवल इंक्लूड्स एन एक्सपेक्टेशन दैट कंट्रोल आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। जब ऑडिटर ये एक्सपेक्टेशन बना ले वहां पर, या ये कंक्लूड कर दे, जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट के टाइम पे ये कंक्लूड कर दे कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, तब, व्हेन, कब करेंगे परफॉर्म, व्हेन, जब ऑडिटर रिस्क असेसमेंट के टाइम पे ये कंक्लूड कर दे या ये एक्सपेक्टेशन बना ले कि कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली। ऑडिटर रिस्क असेसमेंट के टाइम पर ये कंक्लूड कर दे या फिर ये एक्सपेक्टेशन बना ले, क्या एक्सपेक्टेशन बना ले, कि कंट्रोल ऑपरेट हो रहा है इफेक्टिवली, ठीक है।
कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है, तो क्या होगा, इस पर टीओसी करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे। ठीक है, दूसरा कब करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जब सब्सटेंसिव प्रोसेसर अकेला काफी ना हो। ठीक है, सब्सटेंसिव प्रोसेसर अकेला काफी ना हो साई ऑब्टेन करने के लिए। सब्सटेंसिव प्रोसेसर अलोन कैन नॉट प्रोवाइड साई एट अ एसर्शन लेवल, अकेला साई प्रोवाइड ना कर सके सब्सटेंसिव प्रोसेसर, तो अपन क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, दो केस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल करेंगे। जब भरोसा करना चाह रहे, जब अपन ने वहां कंक्लूड कर दिया कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है तब। ठीक है, जब ये कंक्लूड किया कि इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है तब। और दूसरा कब करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जब सब्सटेंसिव प्रोसेसर अकेला काफी ना हो साई ऑब्टेन करने में, कंट्रोल की भी जरूरत पड़ती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, वही बात बोल रहा है, रिपीट कर रहा है। ऑर्डर शेल ऑब्टेन मोर परसुएसिव ऑर्डर एविडेंस द ग्रेटर द लाइंस, जितना ज्यादा कंट्रोल में भरोसा करना चाहता है उतना ज्यादा क्या करना पड़ेगा, परसुएसिव एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा कंट्रोल के बारे में। बेटा टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या करते हो तुम लोग, कंट्रोल के बारे में ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हो। तो तुम कंट्रोल पे जितना भरोसा करना चाहो ना, अगर तुम कंट्रोल पे ज्यादा भरोसा करना चाह रहे हो तो कंट्रोल से रिलेटेड जो एविडेंस वो ऑब्टेन कर रहे हो, कंट्रोल से रिलेटेड एविडेंस वो कैसे होने चाहिए, परसुएसिव। कंट्रोल पे भरोसा ज्यादा तो परसुएसिव एविडेंस। ठीक है, सब्सटेंसिव प्रोसेस अकेला काफी ना हो तो भी टेस्ट ऑफ कंट्रोल करना पड़ता है। ठीक है, अब ये नया टॉपिक पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले ऊपर के टॉपिक में मैंने देखा कि अपन टेस्ट ऑफ कंट्रोल कब करेंगे, कब परफॉर्म करेंगे, दो केस में परफॉर्म करेंगे। जब कंट्रोल में हमने ये कंक्लूड कर दिया कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है और हम भरोसा करेंगे उस पर, और दूसरा सब्सटेंसिव प्रोसेस अकेला काफी ना हो, ये दो केस में अपन क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करेंगे। फिर ये बोलता है नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, कैसा टेस्ट ऑफ कंट्रोल करोगे और कितना करोगे। अब मेरे को बताओ कोई भी काम कैसे करते हैं, ऑडिट की क्या यूज करते हैं, उसमें 7 टेक्निक, ऑडिट की 7 टेक्निक यूज करके किसी भी काम को किया जाता है, चाहे ऑडिट असेसमेंट हो, चाहे फर्दर ऑडिट हो, चाहे टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो, चाहे वो सब्सटेंसिव प्रोसेसर हो। ठीक है, तो अपन टेक्निक यूज करेंगे AEIO। ए का मतलब, ई का मतलब, AEI। सबसे पहले आता है एनालिटिकल प्रोसेसर, ये परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये तुम लोग परफॉर्म करोगे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर। पहले तो तुमने रैप में परफॉर्म किया, अब दूसरी बार तुम परफॉर्म करोगे सब्सटेंटिव प्रोसेसर के अंदर। सब्सटेंटिव प्रोसेसर के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है TOC, एक होता है CP यानी कि TOC, और एक होता है SP। SP के अंदर आता है TOD और AP, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसेसर। तुम कर ही रहे हो, तो यहां पर अपन एनालिटिकल प्रोसेसर परफॉर्म नहीं करते। अब रही बात एक्सटर्नल कंफर्मेशन, हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ, पूरा कंट्रोल का नाम क्या है, कंट्रोल को क्या बोलते हैं अपन, इंटरनल कंट्रोल। अब कंट्रोल इंटरनल है तो लेंगे क्या एक्सटर्नल कंफर्मेशन, पॉसिबल ही नहीं। इंटरनल कंट्रोल के लिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे लोगे तुम लोग। अरे भाई कंट्रोल तो सेट ही अंदर के बंदों ने किया है, कंट्रोल तो बनाया है अंदर के बंदों ने, तो एक्सटर्नल कंफर्मेशन कहाँ से आ गया इसमें। चलो ठीक है, अब इंक्वायरी तो कर लेंगे, चलो ये कर लेंगे, इंस्पेक्शन कर लेंगे, ऑब्जर्वेशन कर लेंगे। और कोई कंट्रोल किसी को परफॉर्म करना होता है, रीपरफॉर्मेंस हो जाएगा। रिकैलकुलेशन होता है क्या कंट्रोल में, रीपरफॉर्म तो हो गया, रिकैलकुलेट होता है क्या, रिकैलकुलेट TOC और TOD दोनों में होगा या सिर्फ TOD में होगा, TOD में होगा कैलकुलेशन, रिकैलकुलेशन तो TOD में होगा। अरे अमाउंट फिगर वगैरह तो वहां आएंगे ना, यहां तो अपन सिर्फ इतना देख रहे हैं कंट्रोल चल रहा है सही से या नहीं चल रहा, तो इसमें रिकैलकुलेशन का मतलब क्या गया, समझ में आई बात। चलो तो अपन करेंगे ये 4 का, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और बस ये तुम्हें याद रखना, 4 काम करेंगे। AP आज बाद में करेंगे, ये हो नहीं सकता और ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिकैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर। ठीक है, AP आगे करेंगे, एक्सटर्नल हो नहीं सकता और इसकी जरूरत पड़ती नहीं है रिकैलकुलेशन। तो बचे 4, लॉजिकली समझ में आता है, इससे अपने आप याद रहेंगे 4, भूलोगे नहीं।
और ये ऊपर बढ़ के आएगा नहीं बढ़ के आए, ये इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, रीपरफॉर्मेंस, उसके बाद आगे आया टेस्टिंग ऑफ वो इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंट्रोल। ठीक है, तो ऊपर भी तुमने यही नाम पढ़े 4, है ना। ऊपर कोई रिकैलकुलेशन तो पढ़ा नहीं अपन ने, याद है ना तुम्हें। अपन ये नाम 2 जगह पढ़े, इंटरनल कंट्रोल को कैसे टेस्ट करेंगे और इंफॉर्मेशन सिस्टम के कंट्रोल को कैसे टेस्ट करेंगे। दोनों को टेस्ट करने के अंदर यही पढ़े अपन ने। चलो क्या लिखा है, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल। सबसे पहला, इन डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ कंट्रोल ऑर्डर शेल। ऑर्डर क्या करेगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल को परफॉर्म करने में क्या परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म करेगा इंक्वायरी। ऑडिट प्रोसेस इन कॉम्बिनेशन, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेगा इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, क्योंकि इंक्वायरी अलोन सफिशिएंट नहीं होती। ठीक है, इसलिए इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, इंक्वायरी के साथ कुछ प्रोसेस परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब परफॉर्म करके क्या करेगा, साई ऑब्टेन करेगा इसके बारे में, टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल। भाई ये सब इंक्वायरी करके, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन सब करके वो क्या करेगा सर, वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करेगा। अरे किसके बारे में करेगा सर, वो ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस के बारे में करेगा कि कंट्रोल इफेक्टिव ऑपरेट हो रहे या नहीं हो रहे। ठीक है, फिर अपन ने कहा मीनिंग, याद है अपन ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये लाइन पढ़ी थी। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में अपन ने पढ़ा डिजाइन और डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। ठीक है, थ्रू आउट द ऑडिट, ये अपन को डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को अपन को चेक करना है। ठीक है, उसके मीनिंग होता है कि ये चेक करना, ये चेक करना। ये पढ़ लिया अपन ने ऊपर लाइन, है ना। अगले पेज पे चीज दे रखी थी, मीनिंग का मीनिंग याद है तुम्हें। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मीनिंग होता है कि ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना, सॉरी डिजाइन और ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करना है, 2 चीज चेक करना, ये मतलब होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल का। ठीक है, अब तुमने कहा सर इसका मीनिंग क्या होता है, ये कैसे चेक करे, ये चेक कर लो तो ये चेक करना हो गया। ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए ये चेक कर लो, हाउ द कंट्रोल आर अप्लाइड, कंट्रोल कैसे अप्लाई हो रहा है एट रेलेवेंट टाइम ड्यूरिंग द पीरियड, क्या कंट्रोल सही से अप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, क्या कोई टाइम पास तो नहीं कर रहा। ऑथेंटिकेशन का किसी बंदे को कहा तो क्या प्रॉपर्ली देखकर ऑथेंटिकेट कर रहा है या ऐसे साइन कर देता है वो बिना देखे। कंसिस्टेंसी, किस कंसिस्टेंसी के साथ ऑपरेट हो रहा है, बराबर कंसिस्टेंटली ऑपरेट हो रहा है या फ्लक्चुएशन आ रहे हैं, कभी होता है कभी नहीं होता। बाय हुम, कौन अप्लाई कर रहा है, वो बंदा कैसा है, कौन और वो कैसा है। और बाय व्हाट मीन्स, कैसे कर रहा है, ऑटोमेटेड कर रहा है, मैनुअल कर रहा है। ठीक है, हाउ द कंट्रोल अप्लाइड, सही तरीके से अप्लाई हो रहा है, जैसे बोला गया था वैसे ही हो रहा है नहीं हो रहा, कंसिस्टेंसी के साथ हो रहा है नहीं हो रहा, बराबर सही तरीके से भी होना चाहिए। ऐसे ऐसा बेटा मेरी बात सुनो, तुम कंसिस्टेंटली पढ़ाई तो करो मगर तुम्हारा तरीका सही ना हो तो भी गलत है। तुम सही तरीके से करो मगर कंसिस्टेंटली ना करो तो भी गलत है। तुम्हें कंसिस्टेंटली भी करना है और सही तरीके से भी करना है, तो सही तरीके से भी होना चाहिए, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। और कर कौन रहा है, वो बंदा कैसा है, कौन कर रहा है, पर्सन कौन है और वो कैसा है, क्या वही पर्सन है जिसको मैंने ऑथोराइज किया था या कोई भी कर रहा है। ठीक है, और बाय व्हाट मीन, यानी कि हर एक सवाल में गलती मिल सकती है, ये मिल जाए तो ये ना मिले तो भी कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो रहा। कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट तब हो रहा है जब ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, यानी सही तरीके से भी ऑपरेट हो, कंसिस्टेंसी से भी ऑपरेट हो, जिसको करना चाहिए वही करे और जिस मीन से बताया वैसे ही करे। ठीक है, यानी मैनुअल है या ऑटोमेटेड, मैनुअल हो तो मैनुअल ही करे। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलो। ये सबके जवाब मिलने पर ही अपन कंट्रोल को क्या मानेंगे कि कंट्रोल क्या, अगर सही जवाब, इसके जवाब हमको बिल्कुल पॉजिटिव मिले, इन सबके जवाब पॉजिटिव मिले तो कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट कर रहा है। फिर उसके बाद डिटरमिन वेदर द कंट्रोल टू बी टेस्टेड डिपेंड अपॉन अदर कंट्रोल। अब ये डिटरमिन करो कि क्या कंट्रोल खुद, कंट्रोल का इफेक्टिवनेस क्या किसी दूसरे कंट्रोल पे डिपेंड है। यार ये क्या होता है, कुछ ऐसा पढ़े थे क्या अपन, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़े, जनरल आईटी कंट्रोल पे एप्लीकेशन कंट्रोल डिपेंड होता है। ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल रिलेट होता है मेनी एप्लीकेशन से, सपोर्ट करता है इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ। अगर जनरल आईटी कंट्रोल सही नहीं होगा तो एप्लीकेशन कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे कंट्रोल जो दूसरे कंट्रोल पे डिपेंड है, और जनरल आईटी कंट्रोल का दूसरा नाम तुम्हें पता ही है,
ठीक है। तो सिर्फ ये जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल की बात नहीं कर रहा है, ये हर वो कंट्रोल की बात कर रहा है जो दूसरे कंट्रोल पे डिपेंड है। तो वेदर द कंट्रोल टू बी टेस्टेड, जिस कंट्रोल को अपन टेस्ट कर रहे हैं क्या वो दूसरे पे डिपेंड है क्या? अगर वो है, जिस कंट्रोल को हम टेस्ट कर रहे हैं वो अगर दूसरे पे डिपेंड है, तो वेदर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन साई सपोर्टिंग द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ, क्या फिर मैं उस कंट्रोल का भी साई ऑब्टेन करूँ क्या? यानी मैं चेक कर रहा हूँ एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है। तो मैं जिस कंट्रोल को टेस्ट कर रहा हूँ एप्लीकेशन कंट्रोल को, तो क्या एप्लीकेशन कंट्रोल किसी और कंट्रोल पे भी डिपेंड है? मैंने कहा हाँ डिपेंड है। हाँ, अगर हाँ डिपेंड है सो, तो क्या मुझे जनरल आईटी कंट्रोल का भी साई ऑब्टेन करना चाहिए क्या? जनरल आईटी कंट्रोल के ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस का भी साई ऑब्टेन करना चाहिए क्या? ये भी देखूंगा। वेदर इट इज नेसेसरी टू ऑब्टेन साई ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल इफेक्टिवनेस, तो क्या जनरल आईटी कंट्रोल के इफेक्टिवनेस का भी साई ऑब्टेन करना चाहिए क्या? ये बोलते हैं। समझ में आया? टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे करेंगे वो बता रहा है। कब करेंगे? मैं दो केस में करेंगे। जब तुमने ये कंक्लूड किया था कि कंट्रोल इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है तो तुम टेस्ट ऑफ कंट्रोल करो फिर, और जब सस्टेनेबल अकेले काफी ना हो तब करो। और यहां पर कैसे करें? इन ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करेंगे इन कॉम्बिनेशन विद इंक्वायरी, इंक्वायरी के साथ कुछ प्रोसेस परफॉर्म करके हम साई ऑब्टेन करेंगे कंट्रोल के इफेक्टिवनेस का। हमने कहा इफेक्टिवनेस का मतलब क्या? मतलब क्या तुम क्या क्या सवालों के जवाब लेकर आओगे? हमने कहा कैसे कंट्रोल अप्लाई हो रहे हैं, हाउ द कंट्रोल्स आर अप्लाइड, ठीक है, किस कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई हो रहे हैं, कौन कर रहा है, ठीक है, और कैसे कर रहा है, बाय व्हाट मीन्स, कौन कर रहा है बाय हुम, और कैसे कर रहा है बाय व्हाट मीन्स, ठीक है। इसके हम जवाब लेकर आएंगे। साथ में हम जवाब लाएंगे अगर हमारा कंट्रोल दूसरे कंट्रोल पे डिपेंड है तो उस कंट्रोल का भी हमें साई ऑब्टेन करना है क्या, वो करना होगा तो हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो ये होता है टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। अब एक कहानी बार बार रिपीट कर देता है और ये 500 बार लिख देगा, इंक्वायरी अकेली काफ़ी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर अब काम की बात ये है कि इंक्वायरी अब अकेली काफ़ी तो नहीं है, तो उसे किसी के साथ करना पड़ेगा। तो अभी तुम लोगों ने देखा इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन और रीपरफॉर्मेंस, इतनी सारी चीज़ देखी, ठीक है। तो इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन या इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस, इसे बेटर माना जाता है इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन से, ऐसा बोल रहा है। इंक्वायरी प्लस इंस्पेक्शन और इंक्वायरी प्लस रीपरफॉर्मेंस। क्या इंक्वायरी के साथ इंस्पेक्शन करें या रीपरफॉर्मेंस करें या ऑब्जर्वेशन करें, जो ऑडिटर को जजमेंट के हिसाब से सही लगता है वो करें, लेकिन ये जोड़ा और ये जोड़ा अच्छा माना जाता है इसके कंपेयर। अब मेरी लाइन सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, इंक्वायरी के साथ क्या परफॉर्म करें जो ऑर्डर को अपने जजमेंट के साथ सही लगे वो परफॉर्म, लेकिन इन दोनों को अच्छा माना जाता है। देखो तुम्हें ऑडिट यही सिखाएगा कि इसको अच्छा माना जाता है, इसको सही माना जाता है। ऑडिट कोई रूल नहीं बनाना तुम्हारे लिए, रूल बेस नहीं पढ़ रहे तुम, प्रिंसिपल बेस पढ़ रहे। इसलिए क्या कहा कि इंक्वायरी के साथ क्या परफॉर्म करें, बस ये दोनों ही करें, जो ऑडिटर के जजमेंट के साथ उसको सही लगता है वो करें। लेकिन इसके साथ इंक्वायरी का रिलेशन अगर इसके साथ हो, इंस्पेक्शन या रीपरफॉर्मेंस के साथ हो, ठीक है, तो इंक्वायरी को अगर इसके साथ परफॉर्म करे तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है, इसके साथ करने को कम अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। जैसे इन्विजिलेटर आए क्लास में, तब बच्चे चीटिंग कर ही नहीं रहे, टीचर बराबर चेक भी कर रहा है, मतलब फ्लाइंग आई तो जो इन्विजिलेटर खड़े है, मतलब वो एग्जाम कंडक्ट करने वाला पर्सन जो खड़ा है, वो टीचर बराबर ध्यान भी रख रहा है बच्चों का, और बच्चे चीटिंग भी नहीं कर रहे, तो उसके सामने तो ऐसे ही होगा ना। और जैसे ही वो गए, टीचर ने कहा हो जाओ शुरू, हो गए सारे शुरू वापस, तो उनके आने के टाइम में तो सब सही था। इसलिए ऑब्जर्वेशन को क्या माना जाता है, कम रिलायबल माना जाता है। क्यों कम रिलायबल माना जाता है? क्योंकि ऑब्जर्वेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। तुम गए, ऑब्जर्व कर रहे हो, सब सही चल रहा है, तुम वापस चले गए, पता नहीं उसके बाद सही चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है, हटाओ इसको। तो क्या बोलता है, इंक्वायरी कंबाइंड विद इंस्पेक्शन एंड रीपरफॉर्मेंस, इंस्पेक्शन के साथ कंबाइन करो, रीपरफॉर्मेंस के साथ करो, मे प्रोवाइड मोर एश्योरेंस, वो ज्यादा एश्योरेंस देंगे अगर तुम उसको ऑब्जर्वेशन के साथ कंबाइन करते हो। इंक्वायरी को इन दोनों के साथ कंबाइन करोगे तो ज्यादा एश्योरेंस देंगे एज कंपेयर टू इंक्वायरी प्लस ऑब्जर्वेशन। क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन इज पर्टिनेंट ओनली एट ऑब्जर्वेशन इज रिलेटेड टू पॉइंट इन टाइम,
ठीक है, जिस टाइम एट विच इट इज मेड। ठीक है, नेचर ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्रोल इन्फ्लुएंस द टाइप ऑफ प्रोसेसर, बहुत शानदार चीज है। तो ये अपन को बता रहा है इंक्वायरी अकेली काफ़ी नहीं है, उसके साथ कोई परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, कोई प्रोसेसर यूज़ करना पड़ेगा। दो प्रोसेसर ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को इसलिए अच्छा माना नहीं गया क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो हमने कहा अच्छा ऐसा ऐसी बात है क्या, तो हम ना करें क्या? तो उसने कहा देखो एक बात सुनो, कंट्रोल का जैसा नेचर होगा ना तो प्रोसेसर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। यानी हमने कहा यानी क्या, कंट्रोल का जैसा नेचर होगा प्रोसेसर को भी इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब क्या, जैसे अगर मान लो माल आ रहा है और एक पर्सन उसको लिख रहा है, मान लो ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेट करना ये कंट्रोल है, अप्रूवल देना कंट्रोल है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन साइंस से हो रहा है, तो इसमें कौन सा, जिसमें लिखने वाली चीज़ें आ जाएगी, जिसमें कुछ लिख रहे हैं अपन, तो इसमें इंक्वायरी के साथ क्या आएगा, इंस्पेक्शन। अरे इंस्पेक्ट करोगे ना डॉक्यूमेंट को। अरे आज तुमने कहा कि भाई क्या करते हो तुम लोग, उसने कहा हम इस ट्रांजेक्शन को वो करते हैं, ऑथेंटिकेट करते हैं। ठीक है, ऑथोराइज करते हैं, तब जाकर वो चीज़ ट्रांजेक्शन होता है। हमने कहा बताओ तुम्हारा साइन, ऑथोराइजेशन का साइन क्या है, तो डॉक्यूमेंट में साइन हो रहे थे उसने दिखाया, तो मैंने इंक्वायरी कर ली, उसके साथ क्या कर लिया, इंस्पेक्शन कर ली। ठीक, अब अगर मान लो मैंने इससे पूछा स्टॉक का तुम रिकॉर्ड कैसे रखते हो, एक्सेस कैसे चेक करते हो, उसने कहा फिजिकल काउंट करते हैं। ठीक है, तब मैंने उनको कहा अच्छा फिजिकल काउंट करते हो क्या, बताओ करो मेरे सामने कैसे करते हो तुम काउंट। तो ये मैं उनको देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन। री परफॉर्मेंस होता है जब मैं उनको बोलूँ तुम साइड में हटो, तुमने कर लिया काउंट, तुम तुम्हारी रिपोर्ट दे दो मेरे को क्या है। अब रिपोर्ट दे दी, अब मैं देखता हूँ यार रिपोर्ट सही है नहीं है, तो मैं खुद काउंट कर रहा हूँ, इसे री परफॉर्मेंस बोलते हैं। री परफॉर्मेंस का मतलब, अरे री परफॉर्मेंस का मतलब होता है हुए जो काम हो चुका उसको अब अपन दोबारा करें, ऑल्टर करें, उसको री परफॉर्मेंस बोलते हैं। उसको ही बोले तू ही वापस कर दे, वो बोला चल दिमाग खराब हो गया तेरा, इतना फ्री दिख रहे हैं हम लोग। मतलब तुम वहां के एंटिटी के लोगों से कुछ पूछ सकते हो यार, उससे तुम तुम्हारे काम थोड़ी कर सकते हो कि देख हमारा एक प्रोसेस होता है री परफॉर्मेंस, उसने कहा तुम्हारा प्रोसेस होता है, अच्छा तो वो तुम करो। मतलब प्रोसेसर अपना, री परफॉर्मेंस अपना प्रोसेसर है, अपन को परफॉर्म करना है, अपन उससे करवा रहे, वो कहीं को करेगा वो, ये अपन खुद करते। ठीक है, अपने टीम के बंदे करते। ठीक है, चलो ये बात समझ में आ गई, ये लाइन। जैसा कंट्रोल का नेचर होगा, ठीक है, यानी कंट्रोल का नेचर टाइप ऑफ प्रोसेसर को इन्फ्लुएंस करता है, जैसा नेचर वैसा प्रोसेसर। समझ गए बात। कुछ करने वाला है तो ऑब्जर्वेशन री परफॉर्मेंस लग जाएगा, लिखने वाला है तो इंस्पेक्शन लग जाएगा। ठीक है, कंट्रोल कुछ लिखने वाला है जैसे साइन वगैरह वाला है तो इंस्पेक्शन लग जाएगा। ऐसे बोलेंगे साइन करके दिखा दो, तो साइन का मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उसने कहा ये हाँ ठीक है दे दे, मैंने ऑब्जर्व कर लिया, उसमें साइन को थोड़ी ऑब्जर्व करते, साइन को तो इंस्पेक्ट करते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस एविडेंस बाय डॉक्यूमेंटेशन, अगर ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कब माने हम, जब प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो तब माने। तो डॉक्यूमेंट को चेक करना रहेगा, फिर प्रोसेसर क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट को चेक करना। जब कंट्रोल किसे बोलेंगे कि अगर किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाए, मतलब किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट किया जाए, तब हम मानेंगे कंट्रोल ऑपरेटिंग इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, किसी जगह पे अपन ये माने कि डॉक्यूमेंट करना ही कंट्रोल है, किसी जगह पे अपन ये माने कि डॉक्यूमेंट करना ही कंट्रोल है, तो वहां पर हम यूज करेंगे इंस्पेक्शन, साई ऑब्टेन करने की। ये बोल रहे हैं, अच्छा एग्जाम्पल है, टिक लगा लें। लास्ट पॉइंट अपना ये लास्ट, मैटर द ऑर्डर में, क्योंकि इसका ही पार्ट है इसलिए बता रहा हूँ। मैटर द ऑर्डर में कंसिडर डिटरमिनिंग द एक्स, अब एक्सटेंट की बात कर रहा है, नेचर की बात कर ली ऊपर, कौन सा परफॉर्म करेंगे, इंक्वायरी करेंगे या क्या करेंगे। अब एक्सटेंट की बात कर रहा है, कितना ज्यादा करेंगे या कम करेंगे। पहला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रोल, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अभी कैसा पागल है ये लिख रहा है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, हमें बताओ सही कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ज्यादा करे या कम करे, एक्सटेंट ज्यादा रखे या कम रखे। चलो अभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो कम करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंटली ऑपरेट हो रहा है, कंट्रोल बराबर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, तो कम। अब इसमें दो बात होती है फ्रीक्वेंसी के अंदर, सुनो, अगर मान लो कंट्रोल के अंदर जो काम है वो ऐसा काम है जिसे बार बार करना पड़े, उसकी जरूरत, कंट्रोल की जरूरत बार बार पड़े, ठीक है, तब तो फिर एक्सटेंस ज्यादा होगा। ठीक, और दूसरी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कंट्रोल फ्रीक्वेंटली ऑपरेट हो रहा है, बराबर ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली ऑपरेट हो रहा है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है कि अगर कंट्रोल का जरूरत बार बार पड़े, बार बार ही पड़े, ठीक है, नेचर उसका ऐसा है कि उसकी जरूरत बार बार पड़ रही है, कंट्रोल की मोर फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ रही है, तो फिर एक्सटेंस ज्यादा करेंगे। आई बात समझ में। इसलिए ये कम ज्यादा लिखता नहीं है, ये तो सिर्फ ऐसे लिख देता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा परफॉर्म कर रहे हो, ज्यादा बार, मतलब बराबर फ्रीक्वेंटली परफॉर्म कर रहे हो,
या कभी करते हो कभी नहीं करते। अगर कभी करते हो कभी नहीं करते, कम फ्रीक्वेंसी है तो ज़्यादा चेक करो, और बराबर करते हो। और एक और मतलब है फ्रीक्वेंसी का दूसरा जो बताया, ठीक है। अगर कंट्रोल फ्रीक्वेंटली यूज़ हो रहा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बार बार परफॉर्म करना पड़ रहा है, तो फिर एक्सटेंड बढ़ जाएगा। परफॉर्म बार बार करना पड़ रहा है, बार बार, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फिर एक्सटेंड बढ़ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम, ज़्यादा टाइम के लिए भरोसा करना चाहते हो तो टेस्टिंग ज़्यादा करो, ज़्यादा टाइम के लिए भरोसा करना चाहते हो ज़्यादा करो, और कम टाइम के लिए करना चाहते हो तो कम करो। तुम सिर्फ इतना देखना चाहते हो कि ये स्टॉक की जो फिगर है 31 मार्च की सही है क्या, तो 31 मार्च को जाकर फिजिकल काउंट को ऑब्जर्व कर लो, बस खत्म, बार बार करना ही नहीं। सही काउंट किया, या तुमने रीपरफॉर्म करके देख लो, तुमने रीपरफॉर्म करके काउंट कर लिया एक बराबर, तो खत्म बात, उसके लिए बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेल का कंट्रोल देखना चाहते हो तो सेल तो पूरे साल होती है ना। इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस देखना चाहते हो तो साल के आखिरी में चले जाओ, कैश का एग्जिस्टेंस देखना चाहते हो तो साल के आखिरी में चले जाओ, पढ़े थे ना ऊपर। हाँ, ऑडिटर अपने डिस्क्रिप्शन से परफॉर्म कर सकता है जो भी चाहे, लेकिन कैश वगैरह के टाइम पे तो जिस टाइम पे परफॉर्म होता है उस टाइम पे ही जाना पड़ेगा। अगर ऑब्जर्व करना है तो कैश काउंटिंग को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, कैश काउंट को, तो साल के आखिरी में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैश बैलेंस को देखना है या स्टॉक के बैलेंस को देखना है, उसका एग्जिस्टेंस देखना है सही है नहीं है, तो आखिरी में चले जाओ, एंड में। और सेल का कंट्रोल देखना है तो बेटा सेल का कंट्रोल पूरे साल ही चलना चाहिए या कभी किसी पर्टिकुलर टाइम पे चलना चाहिए, पूरे साल ऑपरेट होना चाहिए इफेक्टिवली, ठीक है। तो यही कह रहा है, लेंथ ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड दैट द ऑडिटर इज लाइंग ऑन द ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस कंट्रोल। जितने टाइम के लिए कंट्रोल पे भरोसा करना चाहते हो, अगर ज़्यादा टाइम के लिए करना चाहते हो तो कंट्रोल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज़्यादा करो, एक्सटेंड बढ़ा दो। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डेविएशन फ्रॉम कंट्रोल, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कंट्रोल में डेविएशन ज़्यादा मिलेंगे और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सपेक्टेशन की बात कर रहा है, ठीक है। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार कंट्रोल में डेविएशन ज़्यादा नहीं मिलेंगे, कंट्रोल बहुत शानदार है, वो कंट्रोल ऑटोमेटेड है, इसमें तो मिलेंगे ही नहीं डेविएशन, ये तो ऐसे ही काम करेगा, ठीक है। तो टेस्टिंग बिल्कुल ही कम कर दो या मत करो। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन रिगार्डिंग द ऑपरेटिंग एविडेंस ऑफ कंट्रोल एट लेवल। जो तुमने एविडेंस ऑब्टेन किया वो बहुत रिलायबल और रेलेवेंस हो, ठीक है, तो कंट्रोल कम, एक्सटेंड कम रख लो। और रिलायबल रेलेवेंट ना हो तो और करो, और एविडेंस ऑब्टेन करो, ठीक है। सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट की बात कर रहा है, थोड़े बहुत तुमने ऑपरेट किए, तुम्हें उससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा है तो एप्रोप्रिएट हो गए, क्वालिटी वाइज अच्छे हो गए, तो फिर और ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन तुमने जो एविडेंस ऑब्टेन किए वो उस पर तुम्हें भरोसा नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है, यानी तुम्हें एप्रोप्रिएट लग नहीं रहा हो, तो और करके और एविडेंस ऑब्टेन करो। आई बात समझ में? एप्रोप्रिएटनेस बहुत ज़रूरी है, सफिशिएंट और एप्रोप्रिएटनेस के अंदर एप्रोप्रिएटनेस बहुत ज़रूरी है। एविडेंस दोनों ही होने चाहिए, सफिशिएंट भी होने चाहिए, क्वांटिटी वाइज और क्वालिटी वाइज दोनों होने चाहिए, मगर क्वालिटी वाइज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तुमने ढेरों लगा दिए एविडेंस के, मगर क्वालिटी एक में भी नहीं है, सब फर्जी एविडेंस है, उससे मतलब नहीं चलेगा, ठीक है। लास्ट, तो अगर रेलेवेंस लायबल ज़्यादा हो तो एक्सटेंड कम, रेलेवेंस लायबल कम हो एविडेंस तो एक्सटेंड ज़्यादा। लास्ट, एक्सटेंड टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिलेटेड टू द, यार ये समझ में नहीं आ रहा क्या लिखा है, एक्सटेंड टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन, एक्सटेंड टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ कंट्रोल। चलो ये मैं समझाता हूँ क्या होता है। क्या कभी ऐसा होता है कि किसी एक असर्शन पे 2-3 कंट्रोल लगे हो सकता है ना ऐसा, 2-3 कंट्रोल लगे हो, तो अब पढ़ता हूँ लाइन को। एक्सटेंड टू विच ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर कंट्रोल्स रिलेटेड टू असर्शन। अगर मान लो 3 कंट्रोल लगे हुए, ठीक है, तो मैंने पहले 2 कंट्रोल को के एविडेंस बहुत ज़्यादा ऑब्टेन कर लिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गया पहले 2 से, तो तीसरे में एक्सटेंड बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, सॉरी कम करना पड़ेगा नहीं बोलते, बढ़ाना पड़ेगा, कम ही रखे, कम ही रखो। समझ में आई बात? अब लाइन समझ में आई क्या है? तो एक असर्शन पे अपन 2-3 कंट्रोल भी लगा सकते, और अगर तुमने पहले 2 कंट्रोल के या पहले कंट्रोल का ज़्यादा एक्सटेंड तक एविडेंस ऑब्टेन कर लिया और बहुत सेटिस्फाई भी हो तुम उससे, तो फिर बचे हुए के अंदर हमें, मतलब बचे हुए कंट्रोल के अंदर हमें एक्सटेंड कम कर देना। अभी समझ में आई लाइन? पक्का, अच्छे से, बिल्कुल लॉजिकली। तो द एक्सटेंड टू विच द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम टेस्ट ऑफ अदर, अदर वर्ड लगाना जरूरी है, सिर्फ कंट्रोल लिख दोगे चक्कर पड़ जाएगा, अदर की तो बात कर रहे हैं यहाँ पर,
अब अदर का अच्छा एक्सटेंडर कर लिया, अदर को अच्छा एक्सटेंडर कर लिया, तो फिर बचे हुए को कम एक्सटेंड में भी करोगे तो चल जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये होता है कब कम करे कब ज्यादा करे, याद करने के लिए अपन कल देखेंगे इसको। ठीक है, कल मैं तुम्हें इसको याद करा दूँ। अब इसी मीनिंग याद है ना तुम्हें इसका? आज के लिए इतने बाबा टेक केयर, हैव अ नाइस डे।